इस वक्त की बड़ी खबर भारत से है, जहां 2 साल पहले अजमेर में पॉक्सो कोर्ट में 50 साल की एक महिला रो पड़ी। भरी अदालत में चिल्लाते हुए कहा उसने 30 साल हो गए हैं, मैं अब दादी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। कब तक बताती रहूंगी कि 30 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, किस किस ने किस तरह से किया था। इससे 1 साल पहले पॉक्सो कोर्ट में ही एक महिला ने 4 आरोपियों की पहचान की। उन्होंने 30 साल पहले उसके साथ सामूहिक रेप किया था। 5वें को पहचानने में कुछ परेशानी हुई, फिर बोली, अरे इस भैया ने भी रेप किया था। मां ने बेटी के मर चुके रेपिस्ट को खोज निकाला। ब्रिटेन का वह भयानक रेप कांड जिसे अंजाम दिया पाकिस्तानियों ने। दोनों ही मौकों पर सन्न रह गई थी अदालत। आखिर कौन है ये महिलाएं और क्यों 30 साल बाद दादी नानी के रूप में गवाही देने को मजबूर है। 2001 में ऐसी ही एक अन्य महिला ने हाईकोर्ट में 5 रेपिस्टों को पहचाना था, लेकिन 2005 के बाद अचानक गायब हो गई। आज भी वह कहां है पता नहीं। पुलिस उसका पता क्यों नहीं लगा पाई, यह भी पता नहीं। ये महिलाएं उन करीब 200 महिलाओं में शामिल है जिनकी उम्र 1992 में 17 से 20 साल के बीच हुआ करती थी। कोई स्कूल में थी तो कोई कॉलेज में। ये सभी ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई। इन सबकी नग्न तस्वीरें उतारी गई, वीडियो बनाए गए और महीनों तक किया गया यौन शोषण। यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसे लेकर भी 2 तरह की कहानियां सामने हैं हमारे। कहा जाता है कि अजमेर में प्रभावशाली और राजनीतिक रूप से रसूखदार कुछ परिवारों के लड़कों ने एक बड़े व्यापारी के बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाया, फिर तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल किया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए। लड़की आई तो उसके साथ अजमेर में एक बड़े परिवार के बड़े से बंगले में रेप किया गया। फिर खींची गई तस्वीरों और वीडियो के जरिए उस लड़की को मजबूर किया गया कि वह अपनी सहेली को लेकर आए। इसके बाद तो सहेली लाने और रेप का सिलसिला ही चल निकला। दूसरी कहानी यह है कि अजमेर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की 9वीं कक्षा की लड़की की दिलचस्पी थी राजनीति में, जिसकी जान पहचान यूथ कांग्रेस की अजमेर इकाई के कुछ युवा नेताओं से हुई। उन लोगों ने राजनीति के गुर सिखाने के बहाने उस लड़की को एक नेता के फार्म हाउस में ले जाकर रेप किया। खींची गई तस्वीरों और वीडियो के बल पर ब्लैकमेल किया कि वह अपनी सहेली से उसकी जान पहचान करा दे। इसके बाद सहेली दर सहेली, तस्वीर दर तस्वीर, वीडियो दर वीडियो और सिलसिला ही चल निकला। बताया जाता है कि यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। लड़कियों की तादाद 200 तक पहुंच गई। इनको कभी बंगले में, कभी फार्म हाउस में, तो कभी पोल्ट्री फार्म में बुलाया जाता। पार्टी में सरकारी अफसरों से लेकर नेता तक शामिल होते और यौन शोषण किया जाता। मामला तब खुला जब ऐसी तस्वीर डेवलप करने वाले फोटोग्राफर की दुकान में काम करने वाले एक टेक्नीशियन को उसके पड़ोसी ने विदेशी पत्रिका में छपी कुछ अश्लील तस्वीरें दिखाई। इस पर टेक्नीशियन ने पड़ोसी को देसी तस्वीर दिखा दी। पड़ोसी दंग रह गया। उसने कुछ तस्वीरें स्थानीय नव ज्योति अखबार के दफ्तर और विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यालय के पते पर पोस्ट कर दी। ब्रिटेन का यह भयानक रेप कांड जिसे अंजाम दिया पाकिस्तानियों ने, वो जासूस थी या कॉल गर्ल, एक पहेली है। पामेला मां ने बेटी के मर चुके रेपिस्ट को खोज निकाला। अखबार के रिपोर्टर संतोष गुप्ता को पहले ही कुछ भनक थी ऐसे मामले की और वह इस स्टोरी पर काम भी कर रहे थे। तस्वीर सामने आने के बाद 21 अप्रैल को पहली बार खबर छपी, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। इसके बाद 15 मई को ब्लर फोटो के साथ ही एक बार फिर खबर पब्लिश हुई। इस बार हड़कंप मच गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव, राजस्थान में सरकार थी बीजेपी की, सीएम थे भैरों सिंह शेखावत। शेखावत ने मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया। खबर में बताया गया कि अजमेर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 200 लड़कियों का महीनों तक यौन शोषण किया गया था। नग्न तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया था। करीब सभी लड़कियां हिंदू थीं। कुल 18 आरोपी थे, 4 को छोड़कर सभी मुस्लिम। कुछ यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, कुछ ख्वाजा साहब की दरगाह में खादिम परिवारों के साथ जुड़े हुए थे। शुक्र है कि उस समय 24 घंटे चलने वाले टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। पत्रकार संतोष गुप्ता ने जान जोखिम में डालते हुए खबर छापी थी, क्योंकि आरोपी अमीर थे, पॉलिटिकल कनेक्शन था, प्रभावी थे और खुद को चिश्ती यानी ख्वाजा साहब के वंशज बताने वाले थे। वहीं ब्लैकमेलिंग के शिकार लड़कियां भी उच्च सरकारी अफसरों के साथ साथ कुलीन घराने की थीं। हालांकि उनमें कुछ मध्यम वर्ग और गरीब परिवार से भी थीं। शुरुआती दौर में करीब 200 लड़कियों के साथ रेप होने की बात सामने आई, लेकिन बयान 29 ने ही दर्ज करवाए और कोर्ट में गवाही देने के लिए 3 ही सामने आईं।
इनमें से कम 2 गरीब मध्यम वर्ग से थी। माना जाता है कि 6 या 7 ने आत्महत्या कर ली। 3 ने बयान देने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। बहुत सी लड़कियों के घर वाले रातों रात अजमेर छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए और पुलिस को उनके नए पतों का पता लगाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस की पूरी कोशिश वैसे भी मामले को दबाने की थी, सांप्रदायिक रंग से बचाने की थी, कानून व्यवस्था बनाए रखने की थी। 1992 से 1916 के बीच पुलिस 58 चश्मदीद ही पेश कर सकी, लेकिन दलबीर सिंह नाम के पुलिस अधिकारी ने पिछले 3 वर्षों में 40 चश्मदीदों को गवाही के लिए राजी किया। मुख्तारन माई की नहीं। अपनी इज्जत उछाली पाकिस्तान ने रेपिस्ट को जलाकर थाने पहुंची महिला बोली बदला ले लिया। इस मामले में सितंबर 1992 में पुलिस ने पहली चार्जशीट पेश की। 250 पन्नों की चार्जशीट में 128 गवाह और 63 सबूत पेश किए गए। इस बीच अक्टूबर में मैदान सिंह नाम के एक पत्रकारी की अस्पताल परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैदान सिंह लहरों की बरखा नाम का अखबार चलाया करते थे। उन्होंने अपने अखबार में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक को भी रेप करने में शरीक बताया था। मैं उस समय नव भारत टाइम्स जयपुर में उप संपादक हुआ करता था। मुझे याद है तब खबरें आती कि किस तरह अजमेर में उन तस्वीरों की भारी मांग थी। फोटोग्राफर, फोटो लैब के तकनीशियन, पुलिस अधिकारी और यहां तक कि कुछ स्थानीय पत्रकार भी तस्वीरें दिखाकर पीड़िता के परिवार वालों को ब्लैकमेल कर रहे थे। यानी पहले पीड़िताओं ने ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर असमत गवाई और अब परिवार वालों की कमाई ब्लैकमेल करने वाले लूटने में लगे थे। 1992 में केस की सुनवाई शुरू हुई और 6 साल बाद सेशन कोर्ट ने 1998 में 18 में से 8 को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक आरोपी फरार हो गया, जो अभी तक फरार है। उसके खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। एक सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया तो कोर्ट ने जेल में काटे दिनों को ही सजा मानते हुए रिहा कर दिया। सेशन कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला अत्याचार मामलों की सुनवाई के स्पेशल कोर्ट और अब पॉक्सो कोर्ट। इस दौरान 12 सरकारी वकील बदल गए, 30 थानेदार बदल गए, 1 दर्जन से ज्यादा नए एसपी आए और गए, लेकिन मुकदमा अब भी चल रहा है। एक आरोपी ने इस बीच जमानत पर छूटने के बाद आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल 6 के खिलाफ मामला चल रहा है और वो 2 महिलाएं अभी भी गवाही के लिए आ रही हैं। इनमें से एक की हिम्मत की सराहना खुद राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में की थी, जब भरी अदालत में उस महिला ने 5 आरोपियों की पहचान की थी। अब आप ही बताइए, क्या इस कांड पर बनने वाली किसी भी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का यह कहकर विरोध किया जाना चाहिए कि इससे ख्वाजा साहब की नगरी बदनाम हो रही है? बदनाम तो उन लोगों ने किया जिन्होंने 30 साल पहले लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया, पुलिस पर राजनीतिक दबाव डलवाया, मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर पुलिस प्रशासन को जांच में ढिलाई के लिए मजबूर किया और आज भी आरोपी बड़ी शान से घूम रहे हैं, जमानत पर रिहा हैं। साड़ियों में छिपे थे हथियार, रेपिस्ट को अदालत में काटा। एक और बात, 1998 की, मैं तब चैनल में था, राजस्थान का रिपोर्टर। सुबह पता चला कि आज अजमेर ब्लैकमेल कांड का सेशन कोर्ट फैसला सुना सकता है। मैं तड़के सुबह ही अलवर से एक स्टोरी कर जयपुर पहुंचा था। कैमरामैन और मैं दोनों ही थके हुए थे। इतनी बड़ी खबर थी तो अजमेर जाना ही था। मैंने 1-2 पत्रकारों को फोन लगाया तो बताया गया कि जरूरी नहीं फैसला आज सुनाया जाए। एक पत्रकार से मैंने जज साहब लाइन पर आए और भड़क गए, कहने लगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की। मैंने माफी मांगते हुए वजह बताई और फिर पूछा कि क्या मुझे आज अजमेर आना चाहिए। इस पर जज साहब ने कहा कि लंच टाइम के बाद तक अजमेर पहुंच ही जाना चाहिए। मैं समझ गया कि जज साहब आज ही फैसला सुनाने वाले हैं और दोपहर बाद फैसला आएगा। हमने 2 घंटे थोड़ी सी थकान उतारी और लंच टाइम पर सेशन कोर्ट में थे।